हेलो स्टूडेंट्स, एसकेवी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वेक्टर का लेक्चर 3 शुरू करने जा रहे हैं। वेक्टर्स लेक्चर 3। तो इससे पहले लेक्चर 2 में मैंने वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का फॉर्मूला बताया था। आज हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद मैंने आपको एक रूल बताया था जिसको कॉस रूल बोलते हैं। कॉस रूल के बारे में बताया था, तो मैं अब कॉस रूल से शुरू करता हूँ। तो डिस्कशन ये हो रहा था कि कॉस रूल में मैंने आपको ये बताया था कि मान लीजिए, ऊपर लिख देता हूँ कॉस रूल, मतलब ये कॉस का मतलब हो गया कोसाइन, शॉर्ट में मैंने उसे कॉस लिखा है। कॉस रूल, मान लीजिए आपके पास कोई ट्राइंगल है। इसको मैंने पिछली बार डिराइव कर दिया था। ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल है ये बड़ा ए है, कैपिटल ए, और इसके सामने वाली साइड की ये लंबाई है स्मॉल ए। ये एंगल है मान लो कैपिटल बी, बड़ा बी, और इसके सामने वाली साइड, इस साइड की लंबाई है स्मॉल बी। ये एंगल है बड़ा सी, कैपिटल सी, इसके सामने वाली साइड की लंबाई है छोटा सी, ऐसे लिख देता हूँ स्मॉल सी, ऐसे बना दिया मैंने। तो जो मैंने कॉस रूल बताया था उसका एसेंस ये है, और मैंने याद करने का तरीका भी बताया था कि ये जो एंगल है कॉस ऑफ ए, इस एंगल को अगर आप देखिए तो ये इन दो साइड से मिलके बन रहा है, इस साइड और इस साइड से मिलके ये एंगल बन रहा है। तो कॉस ऑफ ए विल बी इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, मतलब सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस इस वाली साइड का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स दिस इंटू दिस, 2 टाइम्स सी इंटू बी। तो ऐसे आप याद करिए, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था याद करने का तरीका। कॉस ऑफ द एंगल ए, एंगल ए इन दोनों साइड से मिलकर बन रहा है, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सामने वाली साइड का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स सी इंटू बी। सिमिलरली अगर आपको ये इस एंगल से आपको फॉर्मूला डेवलप करना है तो यहाँ पे आएगा कॉस बी, एंगल बी इन दोनों साइड से मिलकर बन रहा है, तो रिजल्ट में क्या आएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स सी इंटू ए। सिमिलरली यहाँ पे आएगा कॉस ऑफ एंगल सी, ये एंगल सी जो है वो इन दोनों साइड से मिलकर बन रहा है, ए और बी से, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ए इंटू बी। ये कॉस रूल है। इस रूल को आप कहते हैं कॉस रूल, मतलब ये जो तीनों फॉर्मूले हैं इनको मैंने याद करने का तरीका बता दिया है, और यहाँ पे मैंने एक तारा भी बना दिया कि मतलब आप इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए, मतलब याद करने से मतलब याद करने का तरीका भी बता दिया। देखिए एग्जाम में मतलब मैंने डेरिवेशन तो बता ही दिया है कि कैसे डिराइव होता है, तो आपको हर चीज़ डिराइव करनी आनी चाहिए और हर चीज़ का रिजल्ट आपको फॉर्मूला जो है वो याद भी होना चाहिए। दोनों ही चीज़ों पे आपको पारंगत होना है, रटना भी है और समझना भी है। अब दिमाग ये जाता है कि कॉस रूल का एप्लीकेशन क्या है, कॉस रूल का फ़ायदा क्या है। कॉस रूल का देखिए फ़ायदा ये है कि मान लीजिए आपके पास कुछ इमेजिन करते हैं, एक ट्राइंगल है, इसमें ये साइड की लंबाई मान लीजिए 2 है
इस साइड की लंबाई मान लीजिए 3 है, इस साइड की लंबाई आपको नहीं मालूम, मान लीजिए x है, ये एंगल मान लीजिए आपको मालूम है 60 डिग्री है, आपको x निकालना है। इस तरह के जो ट्रायंगल हैं वो वेक्टर में बनते रहेंगे, क्योंकि मैंने जब आपको वेक्टर एडिशन बताया था तो ये दिखाया था कि वेक्टर एडिशन में ऐसे ट्रायंगल्स बनते रहते हैं, और रिजल्टेंट जब आपने निकाला था तो उसके बारे में मैंने बताया था। तो यहाँ पे अगर आपको x निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? इस ट्रायंगल में आप कॉस रूल लगाइए। कॉस ऑफ 60 डिग्री क्या होगा? 60 डिग्री ये है, ये एंगल जो है इन दोनों साइड से मिलकर बना है, तो क्या हो जाएगा? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स दिस इंटू this into this, 2 into 3, 2 times 2 into 3। cos 60 डिग्री की वैल्यू हाफ होती है, तो क्या हाफ 4 प्लस 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 6, ये कट गया, यहाँ केवल 6 बचा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसको ऊपर ले जाइए, तो हो गया 6 क्रॉस मल्टीप्लाई 9 प्लस 4 13 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 13 माइनस 6। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 आ गया, तो x इक्वल टू √7 आ गया। मतलब आपकी जो ये अननोन साइड थी उसकी लेंथ आ गई। तो मतलब ये तो था आपका कॉस रूल का एप्लीकेशन। मतलब अगर आपको किसी ट्राइंगल में 2 साइड्स मालूम है और एक एंगल मालूम है तो तीसरी साइड आप निकाल सकते हो। तो चलिए ये बात हो गई कॉस रूल की। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बता दूं जो कि बुक्स में लिखी रहती है, वो होती है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ये कहता है कि मान लीजिए आपके पास 2 वेक्टर्स हैं, ये ए है, ये बी है, तो आप एक पैरेललोग्राम बनाइए। ये मैंने पैरेललोग्राम बना दिया। पैरेललोग्राम की क्या खूबी होगी कि आमने सामने की साइड्स पैरेलल होंगी, मतलब ये साइड पैरेलल होगी, ये साइड पैरेलल होगी, ये और ये लंबाई बराबर, ये और ये लंबाई बराबर। ए और बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दोनों का जो वेक्टर सम होगा, मान लीजिए ये वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है, तो इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये होगा ना, दिस विल बी द रिजल्टेंट। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ये कहता है कि जो रिजल्टेंट है ये पैरेललोग्राम बना हुआ है, ए और बी का जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट पैरेललोग्राम के डायगोनल के अलॉन्ग होगा। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कहता है कि ए और बी का जो रिजल्टेंट है वो पैरेललोग्राम के डायगोनल के अलॉन्ग होगा। बस इतनी सी बात है। इसका हम बाद में और एप्लीकेशन भी करेंगे, तो धीरे धीरे हम इसमें आएंगे। अभी इसके बारे में इससे ज़्यादा बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस इतना काफ़ी है। चलिए, अब हमने कॉस रूल बता दिया, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बता दिया। अब हम आते हैं साइन रूल पे। एक और रूल होगा इसमें जो कि हम कभी कभी यूज़ कर लिया करेंगे। साइन रूल क्या कहता है? साइन रूल ये कहता है कि चलिए हम उसी ट्राइंगल पे वापस आते हैं। ये हमारा ट्राइंगल बना, ये एंगल बड़ा ए, सामने वाली साइड छोटा ए, ये एंगल बड़ा बी, सामने वाली साइड छोटा बी, ये एंगल बड़ा सी, इसके सामने वाली साइड छोटा सी।
तो साइन रूल ये कहता है कि ए अपॉन ए के सामने वाला एंगल क्या है, कैपिटल सॉरी ए साइड है, ये लंबाई है, इसके सामने वाला एंगल क्या है, कैपिटल ए, तो ए अपॉन साइन ऑफ कैपिटल ए इक्वल टू बी अपॉन, इसके सामने वाली साइड क्या है, बड़ा बी, बी अपॉन साइन ऑफ बड़ा बी, साइन ऑफ कैपिटल बी इक्वल टू सी अपॉन, सी के सामने वाली साइड क्या है, कैपिटल सी। ये हो गया साइन रूल, ऐसे याद कर लीजिए। इसको भी डिराइव कर सकते हैं, चलिए मैंने आपको होमवर्क दे दिया, आप सोचिएगा इसको कैसे डिराइव करेंगे, बहुत आराम से डिराइव हो जाएगा। अगर आपको मैं हिंट दे देता हूँ, यहाँ से अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और उसके बाद एनालिसिस करो तो ये डिराइव हो जाएगा। अब इसमें क्या है, ये मैंने होमवर्क दे दिया आपको, ये मान के चलिए, अब याद रखिएगा। इसका क्या फ़ायदा, इसका ये फ़ायदा है कि जैसे मान लीजिए मैंने इसको इतने पार्ट को यूज़ किया, ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी, इतने पार्ट को यूज़ किया, तो मान लीजिए आपको ये मालूम है, कैपिटल ए मालूम है, कैपिटल बी मालूम है, तो इसको यूज़ करके आप स्मॉल बी निकाल सकते हो। तो ये इसका फ़ायदा है, ये इसका यूज़ है, या ये इसका एप्लीकेशन है, साइन रूल का ये एप्लीकेशन हो गया। तो इस तरीके से, मतलब क्योंकि हम वेक्टर्स में इस तरह के ट्राइंगल्स बनते रहेंगे तो हम साइन रूल और कॉस रूल को अक्सर यूज़ किया करेंगे। तो जैसे अब एक थ्योरम होती है यहाँ पे, हालांकि उसको हम मतलब साइन रूल का ही एप्लीकेशन है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, जैसे उसको हम कहते हैं लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम क्या कहती है, कहती है मान लीजिए एक पार्टिकल के ऊपर 3 फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन नेट फोर्स 0 है। अगर पार्टिकल पे नेट फोर्स 0 है, आगे भी पढ़ाएंगे हम, इसको डिस्कस करेंगे, अगर किसी पार्टिकल पे नेट फोर्स 0 लग रहा है तो वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होगा। तो मतलब मान लीजिए 3 फोर्सेस लग रहे हैं, F1, एक इमेजिन करिए, विजुलाइज करिए, ये पार्टिकल है, इस पे 3 फोर्सेस लग रहे हैं, F1, F2, F3, इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स 0 होगा। मान लीजिए नेट फोर्स F है, तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। नेट फोर्स 0 है तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, ये 0 हो जाएगा। 3 फोर्सेस का अगर रिजल्टेंट 0 है, 3 फोर्सेस का रिजल्टेंट वेक्टर सम 0 है, आपने वेक्टर सम कर दिया, मतलब रिजल्टेंट 0 है। अगर रिजल्टेंट 0 है तो वो ट्राइंगल बन जाएगा, क्योंकि आप यहाँ से चले और घूम के यहीं वापस आ गए तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो ट्राइंगल बन जाएगा। ये एंगल मान लीजिए अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। तो अगर आप इस ट्राइंगल पे साइन रूल लगाइए, ये तो देखिए वेक्टर है, F1 क्या है, ये वेक्टर है, ऐसे मैंने कर दिया तो ये मॉड ऑफ द वेक्टर हो गया। मॉड ऑफ द वेक्टर मतलब ये लेंथ हो गई। F2 क्या है, वेक्टर है, ये 2 पैरेलल लाइंस खींची तो मॉड ऑफ द वेक्टर हो गया, मतलब ये लंबाई हो गई। F3 क्या है, वेक्टर है, ये 2 लाइंस खींची तो मॉड ऑफ द वेक्टर हो गया, मतलब ये लंबाई हो गई। तो अगर मैं इसी में साइन रूल लगा दूं तो मतलब साइन रूल क्या कहता है, ये लेंथ क्या है, F1 वेक्टर का मॉड मैग्नीट्यूड, दिस लेंथ और इसके सामने वाला एंगल क्या है, बीटा है, अपॉन
साइन बीटा इक्वल टू, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, F2 वेक्टर का मॉड, F2 वेक्टर का मॉड, और इसके सामने वाला एंगल क्या है, गामा है, अपॉन साइन गामा इक्वल टू F1 F2 हो गया, अब F3 बचा, F3 वेक्टर का मॉड मतलब ये लेंथ, F3 वेक्टर का मॉड, और इसके सामने वाला एंगल क्या है, अल्फा है, अपॉन साइन अल्फा। तो ये लामीज थ्योरम है। मतलब जब हम उसको फोर्स के कॉन्टेक्स्ट में, जब हमने लगाया तो यहाँ पे साइन रूल ही है, लेकिन जब हमने फोर्स के कॉन्टेक्स्ट में या फोर्स के संदर्भ में बात की तो हम इसको कहते हैं कि ये साइन रूल है। सो दिस इज द एप्लीकेशन, फिजिक्स में एप्लीकेशन। इस थ्योरम को हम कहते हैं लामीज थ्योरम। ये कब लगेगी, जब पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होगा, पार्टिकल पे 3 फोर्सेस लग रहे हैं और वो इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स 0 है, तो एक क्लोज ट्राइंगल बन गया है, तब ये लामीज थ्योरम एप्लीकेबल होगा। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो एक क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट along पॉजिटिव x एक्सिस। ये कह रहा है कि द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन एंड 3 न्यूटन, पूरा क्वेश्चन ये है, एक्चुअली उधर चला गया था। द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन एंड 3 न्यूटन इज 60 डिग्री। कह रहे 2 फोर्सेस हैं, एक फोर्स का मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन है और एक फोर्स का मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन है, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। और मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, या पिछले से पिछले लेक्चर में बताया था कि एंगल का मतलब क्या है। इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो ये एंगल होगा, ये दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, 60 डिग्री इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो निकालना क्या है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ देयर रिजल्टेंट। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है। रिजल्टेंट क्या होगा इन दोनों का, 3 न्यूटन का ऐसे लग रहा है, 2 न्यूटन का ऐसे लग रहा है, रिजल्टेंट ये होगा। ये जो रिजल्टेंट होगा इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब ये लंबाई निकालनी है। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा दीजिए, अंडर रूट क्या होता है, याद करिए, ये लंबाई क्या होगी, दिस स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दिस स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स this into this, 3 into 2 into cos theta, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, ये 60 लिखा है हमने, cos 60 डिग्री, ये आगे 60 डिग्री लिखा है। तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 6 इंटू 2 12, cos 60 हो जाएगा हाफ, ये कटा 6 आ गया, कितना हो गया, 6 4 10, 10 और 9 19, तो ये हो गया स्क्वायर रूट 19। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड गया, तो ये जो लंबाई होगी वो स्क्वायर रूट 19 होगी। एक चीज आ गई। अब उसके बाद आपको क्या निकालना है, डायरेक्शन भी निकालना है रिजल्टेंट का। डायरेक्शन का मतलब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, उसको यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ। ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालना है, मतलब आपको ये एंगल निकालना है, ये एंगल अल्फा निकालना है। अगर आपको अल्फा पता चल गया तो आपको पता चल जाएगा कि रिजल्टेंट इस वेक्टर से क्या एंगल बना रहा है, मतलब स्पेस में उसका क्या डायरेक्शन है। क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो 3 न्यूटन का फोर्स है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस है। तो किसी प्रकार अगर अल्फा आ गया तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन आ जाएगा। अब आप रिलेट करिए पिछले लेक्चर से, और आप रिलेट करिए उससे। मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो
तो मैंने जो आपको फार्मूला बताया था tan अल्फा का, उससे रिलेट करिए। tan अल्फा डायरेक्शन का फार्मूला क्या था? डायरेक्शन का फार्मूला ये था, मान लीजिए ये थीटा है, तो ये था b sin थीटा। फार्मूला ये था, फार्मूला चेक करिएगा, a प्लस बी कॉस थीटा। यहाँ से अल्फा मिल जाएगा, यानी tan अल्फा विल बी इक्वल टू, b की वैल्यू कितनी है 2, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इज √3/2 अपॉन a कितना है 3 प्लस b कितना है 2 cos 60, cos 60 कितना है हाफ। ये गया, कट गया, ये कट गया, क्या आया √3 अपॉन 3, और यहाँ पे 1 बचा, 3 + 1 4, √3/4। तो tan अल्फा इज इक्वल टू √3/4। देखिए ये आ रहा है, tan अल्फा इक्वल टू √3/4 ही आ रहा है। सो अल्फा विल बी इक्वल टू, मतलब आप इसको लिखने का तरीका ऐसा है, tan अल्फा इक्वल टू √3/4। तो अल्फा को आप ऐसे लिखोगे, tan इनवर्स √3/4। ये आंसर को आप ऐसे एक्सप्रेस करोगे, तो ये क्वेश्चन निपट गया। अब इसकी वैल्यू तो आप कैलकुलेटर से देख सकते हो, मतलब अगर tan अल्फा इतना है तो अल्फा कितना होगा, और अल्फा की वैल्यू आप फिर कैलकुलेटर से अगर निकालोगे तो 23.4 डिग्री आएगा। और अगर आप के पास कैलकुलेटर नहीं है, एग्जाम में अलाउड नहीं है, तो आप सीधे यहाँ से यहीं पे छोड़ दीजिए उसको, तो ये हो जाएगा। मतलब एग्जाम अगर आप स्कूल में, बहुत स्कूल्स में कैलकुलेटर अलाउड होता है, लेकिन जहाँ पे अलाउड नहीं है वहाँ पे आप इसको ऐसे करके छोड़ दीजिए, यहाँ पे छोड़ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन निपट गया। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ी प्रैक्टिस करा रहे हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, टू फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन एंड 2 न्यूटन आर एट एन एंगल थीटा। दो फोर्सेज हैं, उनके बीच का एंगल थीटा है। एक का मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन है, एक का मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन है। सच दैट देयर रिजल्टेंट इज आर। उन दोनों का रिजल्टेंट आर है। मतलब एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन है, दूसरा फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन है, और इन दोनों का रिजल्टेंट आर है। क्वेश्चन में कह रहा है इन दोनों का रिजल्टेंट आर है। ठीक हो गया। इफ द फर्स्ट फोर्स इज इंक्रीज टू 6 न्यूटन, अगर पहले वाले को हमने 6 न्यूटन कर दिया, कह रहा है कि अगर पहले वाले को हमने 6 न्यूटन कर दिया तो रिजल्टेंट हो जाता है 2r। तब रिजल्टेंट हो जाता है 2r। पहले वाले को 6 न्यूटन कर दिया, दूसरा वाला 2 ही न्यूटन है, तब रिजल्टेंट हो जाता है 2r। तो थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इन दोनों का रिजल्टेंट r है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाइए, r इक्वल टू अंडर रूट दिस स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट करिए, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब 9, प्लस इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस 2 टाइम्स दिस इंटू दिस, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 इंटू कॉस थीटा। ये रिजल्टेंट है, मतलब रिजल्टेंट का स्क्वायर हो गया 12 कॉस थीटा। स्क्वायर कर दे तो ये हट जाएगा, रूट हट जाएगा, हो जाएगा 13 प्लस 12 कॉस थीटा। फिर सेकंड केस में क्या कह रहा है, सेकंड केस में कह रहा है कि रिजल्टेंट 2r हो गया, तो r की जगह 2r कर दें, रिजल्टेंट हो गया। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, दिस इक्वल टू अंडर रूट दिस स्क्वायर, ये कितना हो गया 36, प्लस दिस स्क्वायर ये कितना हो गया 4, 2 का स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स दिस इंटू दिस, ये दिस इंटू दिस कितना हो जाएगा 12, 6 इंटू 2 12 इंटू कॉस थीटा। इसमें स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, 4r स्क्वायर
इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 40 प्लस 12 इंटू 2 24 कॉस थीटा। हमको थीटा निकालना है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये सॉल्व करना है। तो सबसे आसान क्या तरीका लग रहा है, सबसे आसान लग रहा है कि आर स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ से जो ये आर स्क्वायर की वैल्यू है इसको यहाँ रख दीजिए, काम बन जाएगा। चलिए रखते हैं। तो ये 4 तो ऐसे रहने दीजिए, और फिर इस आर स्क्वायर की वैल्यू को वहाँ से कितनी है 13 प्लस 12 कॉस थीटा, ये वैल्यू है आर स्क्वायर की 13 प्लस 12 कॉस थीटा, यहाँ पे रख दीजिए, इक्वल टू 40 प्लस 24 कॉस थीटा, 40 प्लस 24 कॉस थीटा, ये आ गया बेटा। अब यहाँ से आ जाएगा 13 प्लस 12 कॉस थीटा, 4 को उधर ले जा लीजिए, ये तो हो जाएगा 10, 4 को नीचे ले जा लीजिए इधर, तो कट के हो जाएगा 40 से कटेगा 10 हो जाएगा, और ये 4 से डिवाइड करो 6 हो जाएगा, ये आ गया। अब इस 10 को इधर ले जाइए, 13 माइनस 10 कितना हो गया 3 हो गया, और बाकी क्या बचा प्लस 12 कॉस थीटा, ये पहले से लिखा था, और उधर लिखा था 6 कॉस थीटा। इसको इधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा 12 कॉस थीटा माइनस 6 कॉस थीटा, 6 कॉस थीटा, उसको उधर ले जाइए कितना हो जाएगा -3, तो कॉस थीटा कितना आ रहा है -3/6, मतलब -½ आ रहा है, कॉस थीटा इक्वल टू -½ तो थीटा इक्वल टू 120 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये आंसर आ रहा है थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, तो ये आंसर आ गया। मतलब दोनों वेक्टर्स के बीच में अल्टीमेटली जो एंगल आ रहा है वो 120 डिग्री आ रहा है। तो ये क्वेश्चन जो था सॉल्व हो गया। मतलब दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस जो कि मतलब सीधे फार्मूले बेस्ड है। तो मतलब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको बिल्कुल फंडामेंटल से पढ़ाऊँगा, बिल्कुल बेसिक फार्मूले से चलेंगे, बेसिक बिल्कुल बुनियादी बातें करेंगे, और धीरे 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 डेवलप करके जेई एडवांस तक ले जाएंगे। और कुछ क्वेश्चन बीच बीच में हम ऐसे डिस्कस करते रहेंगे जो थोड़े दिलचस्प होंगे, जो आपके इंटरेस्ट को इन्वोक करेंगे, या कुछ बातें ऐसी करते रहेंगे जो थोड़ी चटपटी बातें होंगी जिसमें आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट आने लगेगा और आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, आप सोचोगे आपको अच्छा लगेगा। अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन को पढ़िए। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ, क्वेश्चन कह रहा है if the sum of two vectors, if the sum of two unit vectors, क्वेश्चन को पढ़िए, if the sum of two unit vectors is a unit vector then find the magnitude of their difference। मतलब इस क्वेश्चन को समझने में ही शक्ति चली जाएगी। तो कह रहा है, क्वेश्चन की पहली लाइन को पढ़िए, क्या कह रहा है, if the sum of two unit vectors is a unit vector, दो यूनिट वेक्टर मानिए, एक वेक्टर ये है, इसकी लंबाई 1 है, वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब ये हो गया, यूनिट का मतलब क्या हो गया 1, लंबाई कितनी है 1 है। मान लीजिए कुछ नाम दे देते हैं, चलिए ए वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है लेकिन लंबाई 1 है, और सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स, दूसरा भी एक यूनिट वेक्टर है बी वेक्टर, इसकी लंबाई भी 1 है। दोनों का सम क्या होगा, सम मतलब एडिशन, ऐड कर दिया, दोनों को ऐड करोगे तो अब क्या आएगा
ये वेक्टर आएगा। तो कह रहा है कि दो यूनिट वेक्टर्स का जो सम है, मतलब जो रिजल्टेंट है, वो भी एक यूनिट वेक्टर है। मतलब ये जो लंबाई है ये भी, इसकी लंबाई भी 1 है। तो पूछ रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हो गया। तो ये वेक्टर डिफरेंस मतलब माइनस कर दिया, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्या होगा, ये वेक्टर ए वेक्टर बी को उल्टा कर दो, ये हो गया माइनस वेक्टर बी, ये हो गया माइनस वेक्टर बी। लेकिन इसकी भी तो लंबाई 1 ही होगी क्योंकि इसी को तुमने उल्टा किया था। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस मतलब वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ये होगा, ये डिफरेंस होगा, ये होगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। और ये क्या था, ये था वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, मतलब जो वेक्टर डिफरेंस है, दोनों का जो डिफरेंस है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ये है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना, मतलब ये मॉड निकालना है। मॉड मतलब ये लंबाई आपको निकालनी है, इस लंबाई को x मान लीजिए, तो आपको x निकालना है। ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। तो यहाँ पे ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये एंगल 60 डिग्री होगा और ये पूरा देखिए 180 है, तो ये 120 होगा। अब यहाँ पे आपको ये लंबाई निकालनी है इस ट्राइंगल में, ये लंबाई 1 है, ये लंबाई 1 है, और आपको ये लंबाई निकालनी है, ये एंगल 120 डिग्री है। तो आप यहाँ पे कॉस रूल को अप्लाई कर सकते हो। तो कॉस रूल यहाँ पे लगाइए, कॉस 120 डिग्री कितना होगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर कितना 1, प्लस दिस स्क्वायर 1 स्क्वायर कितना 1, माइनस सामने वाली साइड का स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स दिस इंटू दिस, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, कॉस 120 कितना होता है माइनस हाफ, इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे 2 आ जाएगा, ये कटा, तो यहाँ से आया 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, यानी एक्स स्क्वायर, इसको उधर ले जाइए, एक्स स्क्वायर इसको इधर ले जाइए, इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 आ गया, लीजिए आ गया, x इक्वल टू रूट ऑफ 3 आ गया, देखिए यहाँ आ गया x इक्वल टू रूट 3 आ रहा है। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस, मतलब ये जो लंबाई आएगी ये अंडर रूट 3 होगी। चलिए हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, और प्लीज़ हमारे लेक्चर को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल इंटरेक्शन। हैव ए नाइस डे, बाय।